हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक शिपिंग कंपनी के बारे में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोज होने की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रही। कंपनी का नाम है द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। अब गाइस, इससे पहले हम कंपनी के बारे में और डिटेल में जानें, सबसे पहले हम थोड़ा सा शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोज होने की वजह से वो किस तरीके से पैन आउट हो रही है। देखो गाइस, एज यू ऑलरेडी नो कि मार्च से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना वो क्लोज्ड है। अब क्लोज होने का मतलब ये है कि शिप्स जो थी, जितनी पहले पास हो पा रही थी, उससे बहुत ही कम शिप्स ही हैं जो वहाँ से पास होकर पूरे वर्ल्ड ओवर के अंदर प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर पा रही हैं। मतलब ये समझ लो, ओपेक का जो एक डेटा है उसने ये बोला है कि 60 to 70% से ये सारा जो शिपिंग जो थी वहाँ पर कर्टेल कर दी गई है। इसका मतलब सिर्फ 20-30% ही शिप्स हैं जो वहाँ से पास हो पा रही हैं। अब लॉजिकली एक बात सोचो, वर्ल्ड को तो सारी कमोडिटीज़ चाहिए टू सस्टेन देमसेल्व्स। इसका मतलब अगर जो प्रोडक्ट मिडिल ईस्ट की तरफ से नहीं आ सकता वो पूरे वर्ल्ड में बाकी जगहों से आएगा, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ कॉजिंग दिस मैसिव डिसरप्शन इन द शिपिंग इंडस्ट्री। और इसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज़ को बहुत मैसिव बेनिफिट भी हो रहा है। अब गाइस, एक बात सोचो, हो क्या रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्रूड ऑयल की बात करता हूँ। अगर क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट की तरफ से नहीं आएगा तो वो कहाँ से आ रहा है? अमेरिका की तरफ से आ रहा है, वेनेजुएला की तरफ से आ रहा है। अब वो वहाँ से आएगा तो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि वहाँ से इंडिया तक अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्रूड ऑयल को लेकर आना है तो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अब अगर मैं बात करता हूँ, चलो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे जीई शिपिंग की बात करते हैं, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग के बारे में। अब ये जो कंपनी है ना, बेसिकली ये करती क्या है? बेसिकली इस कंपनी का जो काम है ना, दैट इज़ मोर इनटू, इनके पास ना बहुत सारी खुद की शिप्स हैं जिसको वेसल्स भी बोला जाता है। इनके पास अराउंड 39 to 43 वेसल्स के अराउंड इनके पास रहती है। अब वेसल्स जो होती है ना बहुत ह्यूज क्वांटिटी में होती हैं। मतलब आप ये समझ लो कि एक क्रूड ऑयल की वेसल जो है उसके अंदर 2 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल एक साथ आ सकता है। मतलब दैट इज़ ह्यूज। तो आप समझ लो कि ये बहुत मैसिव क्वांटिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स को लेकर जा सकती है। अब इस कंपनी के पास अराउंड 42 वेसल्स हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब ये कंपनी करती है, देखो कंपनी के ना मल्टीपल बिजनेस मॉडल्स हैं, मतलब बिजनेस सेगमेंट्स हैं आई वुड से। देखो एक तो यही है कि लाइक फॉर एग्जांपल ये शिप ऑपरेटर है। मतलब होगा क्या, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि ये खुद एक शिप लेकर जाएगी फ्रॉम वन रूट टू दी अदर। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको अपना प्रोडक्ट इसके अंदर रखवाना है एंड यू वांट टू पास इट टू और रादर ट्रांसपोर्ट इट टू सम अदर कंट्री जहाँ पर उस रूट पे वो जा रही है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या करोगे, विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ गुड्स जो आप उस शिप पे रखवाने वाले हो या उस वेसल पे रखवाने वाले हो, उसके बेसिस पर आप उनको कुछ चार्जेस दोगे। अब ऐसे भी एक तो तरीका ये होता है। अब ऐसे टाइप की कंडीशन के अंदर क्या रहता है, जो ऐसे टाइप की शिप्स होती हैं उसका क्रू जो है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी कंपनी की रहती है। पूरा जो पोर्ट के चार्जेस रहते हैं वो ये कंपनी पे करती है, फ्यूल चार्जेस होते हैं वो ये कंपनी पे करती है, और डिपेंड किस चीज़ पे करता है, जो फ्रेट चार्जेस हैं। अब आप सोचो, इतने डिसरप्टिव टाइम्स चल रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। डिसरप्शन चलेगी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ रहा है तो हो क्या रहा है ना, प्राइजेस जो है ना, एक तो डिस्टेंस जितना पर यूनिट डिस्टेंस के हिसाब से एक तो प्राइजेस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ रिस्क। लेकिन इससे एक बहुत और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ चुका है जिसको हम बोलते हैं टन माइल डिमांड। बेसिकली टन माइल डिमांड जो है ना वो इंक्रीज कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल। लेट्स सपोज अगर मुझे मिडिल ईस्ट से अगर इंडिया तक अगर मुझे प्रोडक्ट लेकर आना है शिप के थ्रू, तो लेट्स सपोज इफ इट इज़ 1000 किलोमीटर्स। लेकिन अगर यही मुझे किसी दूसरे रूट से लेकर आना पड़ेगा तो लेट्स सपोज दैट इज़ 2000 किलोमीटर्स। तो अब हो क्या रहा है ना, मुझे शिप जो एक चाहिए थी जिसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल रहेंगे, लेट्स सपोज जैसे 2 मिलियन बैरल्स हैं। अब देखा जाए तो आ तो 2 मिलियन ही रहे हैं, 2 मिलियन बैरल्स ही रहे हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है, पहले अगर मान लो उस शिप को अगर मान लो 20 डेज़ लग रहे थे तो अब उसी शिप को आने में 40 डेज़ लग रहे हैं। कहने का मतलब क्या, शिप जो है वो ज़्यादा दिनों तक यूजेज में रहेगी। अब इसी का एडवांटेज किसको मिल रहा है, इन कंपनीज़ को मिल रहा है। क्योंकि देखो दो चीज़ें हो गई, क्योंकि अगर शिप को अब पहुंचने में एक तो डिस्टेंस ज़्यादा हो चुका है उसी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को पहुंचाने में, तो एक तो शिप के पर यूनिट फ्रेट बढ़ गए हैं, रिस्क बढ़ गया है, पर यूनिट फ्रेट बढ़ गए, दैट इज़ वन। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, लाइक आप ये समझो, अब जैसे क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक बहुत ही मेजर सेंटर था। आप जैसे समझ लो एक टोल बूथ है,
जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई टोल बूथ के एग्जांपल समझो, अगर एक टोल बूथ बंद हो जाएगा तो क्या होगा, सारी की सारी शिप्स जो हैं या सारी की सारी जितने भी ट्रैफिक जो है बेसिकली वो दूसरी जगह पे डाइवर्ट हो जाएगा। अब दूसरी जगह वो ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ तो डोंट यू थिंक वहाँ पर कंजेशन बहुत हो जाएगी। ये सेम प्रॉब्लम एक्चुअली पैनामा कैनाल जो है ना वो फेस कर रहा है, क्योंकि यूएसए से जितना प्रोडक्ट अगर इंडिया आता है या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाता है तो दैट गोज थ्रू पैनामा कैनाल, और वहाँ पर हो क्या रहा है, बहुत कंजेशन आ गई है। देखो पैनामा कैनाल की ना वैसे भी ज्योग्राफी थोड़ी ना लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर तो थोड़ी प्रॉब्लमैटिक ही रही है, क्योंकि इसका मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से एग्जांपल समझाता हूँ। आप लॉजिकली सोचो, एक कैनाल है बेसिकली, एक काइंड ऑफ अ पोर्ट बेसिकली आप ये समझ लो। अब पोर्ट के पास ना होता क्या है, वहाँ पर हुआ क्या 2022-23 के अंदर ना वहाँ पर आ गया था ड्रॉट। अगर ड्रॉट आ जाएगा तो क्या होगा, पानी जो है वहाँ के उसके आसपास के एरिया का वो थोड़ा सा सी लेवल जो है वो थोड़े डाउन चले जाएंगे। अब अगर सी लेवल डाउन हो जाते हैं ना तो शिप्स जो है ना उनका पास करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब आप समझो अगर शिप्स का पास होना डिफिकल्ट हुआ तो होगा क्या, वहाँ पे जो पैनामा कैनाल की जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम नंबर ऑफ शिप्स को कम कर देंगे। अब नंबर ऑफ शिप्स अगर कम हो जाएंगी तो इसका मतलब प्रोडक्ट वहाँ पे बेसिकली क्या है, लॉन्ग लॉन्ग लाइंस लग जाएंगी, क्यूज़ लग जाएंगी बेसिकली, और डिलेज होते होंगे जितना भी होगा बेसिकली देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिलेज व्हाइल पासिंग थ्रू द कैनाल। तो ये 2022-23 के अंदर ये प्रॉब्लम रही थी जिसकी वजह से पैनामा कैनाल जो है ना वो काफ़ी कंजेस्टेड हो गया था। अब सिमिलर सिचुएशन अब फिर से आ रही है। देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो ड्रॉट की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि हुआ क्या, देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन ज्योग्राफी विच इज कॉल्ड एज लानीना। लानीना के अंदर क्या होता है बेसिकली, रेनफॉल ना ज़्यादा होती है जितनी होनी चाहिए। अगर रेनफॉल अगर ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से वाटर लेवल्स जो हैं वो तो इम्प्रूव कर गए, लेकिन जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की प्रॉब्लम आई, अब ये समझ लो सारा का सारा जो ट्रैफिक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ से पास होता था अब वो पैनामा कैनाल की तरफ से पूरे वर्ल्ड के अंदर जा रहा है। तो होगा क्या, कंजेशन बढ़ जाएगी। अब देखो इससे दो इम्पैक्ट हो रहे हैं। पहला इम्पैक्ट क्या कि टन माइल डिमांड एक तो वो बढ़ गई, क्योंकि जितने जितने टन्स ऑफ प्रोडक्ट हम लेकर जा रहे हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ माइल्स हैव इंक्रीज्ड, तो हो क्या रहा है ना, शिप की रिक्वायरमेंट एकदम से इंक्रीज कर गई है। दैट इज़ वन। और दूसरी चीज़, वहाँ पर डिले भी होने लग गए हैं। एक तो शिप को वैसे ही लॉन्ग रूट लेना पड़ रहा है और साथ में वहाँ पर कंजेशन इतना ज़्यादा है कि कई कई दिन तक इनको खड़े रहना पड़ता है। इसका मतलब नंबर ऑफ डेज फॉर इट टू टेक टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर रूट इज़ गोइंग टू बी लार्जर। अब लॉजिकली समझो, जैसे अब कंपनी लाइक जीई शिपिंग ये काम किस तरीके से कर रही हैं, ये क्या करती हैं, कई बार चार्टर वेसल्स भी देती हैं। चार्टर वेसल का मतलब क्या होता है, लाइक मैंने क्या किया, पर डे पे अपनी शिप को रेंट पे दे दिया, ठीक है। अब मैंने पर डे पे शिप को अगर रेंटल पे दे दिया है तो अब अगर वो जो माल जो है वो 20 दिन के अंदर पहले ट्रांसपोर्ट कर लेते थे तो उनको कॉस्टिंग बहुत सस्ती पड़ती थी। अब उनको वही कॉस्टिंग अब उनको डबल पड़ रही है, बिकॉज एक तो क्या हो रहा है, टन माइल डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर गई है जिसकी वजह से डिलेज हो रहे हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पर कंजेशन की वजह से और वेट करना पड़ता है जिसकी वजह से इन कंपनीज़ को बहुत मैसिवली बेनिफिट हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या, क्योंकि रिस्क बहुत बढ़ गया है सिस्टम के अंदर, क्योंकि शिपिंग हैज़ बिकम क्वाइट रिस्की दीज डेज, स्पेसिफिकली अगर हॉर्मूज या उसके राउंड अबाउट एरियाज़ की तरफ से जा रहे हैं। और हो क्या रहा है, डिमांड क्योंकि एकदम से बढ़ गई है। आप सोचो ना यार, किसी भी होता गया ना, बात पता है क्या होती है, शिपिंग इंडस्ट्री जो है ना दैट इज़ क्वाइट सिक्लिकल इन नेचर। सिक्लिकल का मतलब क्या हुआ, इसमें बूम और बस साइकिल्स बहुत क्विकली आती हैं। कहने का मतलब कैसे, लेट सपोज, चलो अभी का एग्जांपल लेके चलते हैं। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चल रहा है, या चलो लास्ट 2-3 ईयर्स का ही समझो, जब से देखो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तब भी यही प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हुआ क्या था, वहाँ पर रशिया पे सैंक्शंस लग गए थे। रशिया पे सैंक्शंस लग गए तो कुछ रूट्स फिर से कैंसिल हो गए जो पहले बहुत सबसे चीपेस्ट रूट्स थे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर यूरोप में अगर मुझे नेचुरल गैस लेकर जाना है, जो कि यूरोप मेजरली वहाँ से इंपोर्ट करता था रशिया से, अब जैसे ही रशिया पे सैंक्शंस लगे तो वहाँ से जो सिंपलेस्ट सबसे जो शॉर्टेस्ट रूट था वो तो फॉलो हो नहीं पा रहा। इसका मतलब अब अगर यूरोप को नेचुरल गैस चाहिए तो इट हैज़ टू कम फ्रॉम सम अदर प्लेस, अगर कहीं और से आएगा तो रूट विल बी लार्जर। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी होता गया ना, इन कंपनीज को बेनिफिट होता है। फिर जब थिंग्स नॉर्मलाइज हो जाती हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शिपिंग जो कॉस्ट है वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब नॉर्मल हो जाएगी, शिप की ओवरऑल जो डिमांड भी कम हो जाती है। अब जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शिपिंग की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि क्वांटिटी नहीं बढ़ी प्रोडक्ट की, लेकिन नंबर ऑफ डेज बढ़ते जा रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज इससे आपको ये समझ आ पाएगा कि शिपिंग इंडस्ट्री के ना डायनामिक्स किस तरीके से चलते हैं, और ये कंपनी जो है ना वो किस तरीके से इन डायनामिक्स को अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ करती है, एंड अल्टीमेटली मेक्स अ लॉट ऑफ मनी।
आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ थिंक अबाउट दिस थिंग गाइस। अब हो क्या रहा है ना, लाइक अब ये कंपनी जो है वो किस तरीके से काम कर रही है। एक तो मैंने आपको बताया इनका चार्टर वेसल्स हैं। बेसिकली उन्होंने क्या किया, ये चार्टर जो वेसल्स जो है ना उनको दे दिया आगे, और वो पर उसके रेट के हिसाब से जो भी आज का स्पॉट रेट होगा उसके हिसाब से, और स्पॉट रेट क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है ज़्यादा, क्योंकि मार्केट में चल रही है डिसरप्शन। ठीक है, अब देखो इस कंपनी को ही मैंने क्यों चूज़ किया, जबकि देखा जाए तो और भी शिपिंग कंपनीज हैं, उनको भी काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, डेफिनेटली बाकी कंपनीज को भी बेनिफिट हो रहा है, लेकिन इस कंपनी के पास ना एक स्पेशल क्वालिटी है जिसकी वजह से इट कैन डू रियली वेल। ऑब्वियसली इट नीड्स टू बी ट्रैक्ड गोइंग फॉरवर्ड फॉर श्योर, लेकिन इट कैन स्टिल डू वेरी वेल। इसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है इसकी जो स्पॉट, जो इनके जो जितनी भी इनके जो डील्स हो रही हैं वो बेसिकली जो हो रही है ना, वो मोर देन 80% इनका जो ओवरऑल शिप्स जो है ना वो स्पॉट के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। कहने का मतलब क्या, देखो दो तरह के काम होते हैं। एक होता है जैसे कई कंपनीज होती हैं ना, वो कहती हैं यार हमें तो ना शिप की कंसिस्टेंटली ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ना कई लंबे टाइम के लिए आपसे पहले से ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी। अब अगर 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो तो पहली बात तो इतना लमसम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो चीपर ही पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होगी ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे तो मार्केट नॉर्मल थी तो जो फ्रेट का जो प्राइस था वो भी नॉर्मलाइज था। अब इस कंपनी की खास बात क्या है कि इनके वो वाला जो पोर्शन है ना, दैट वाज जस्ट 20%, और 80% जो है ना वो स्पॉट है, मतलब ऑन द स्पॉट जो मार्केट में अगर रेट रहेगा उसके हिसाब से इनको एडवांटेज मिलेगा। अब क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसरप्शंस चल रही हैं, इसका मतलब जो शिप के जो फ्रेट प्राइजेस हैं वो बहुत हाई लेवल पे चल रहे हैं, और जितने हाई लेवल पर चलेंगे दिस कंपनी इज बाउंड टू मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स। अब यही कंपनी ने अपनी Q4 FY26 की कॉन कॉल के अंदर भी यही बात बोली कि देखो हुआ क्या, क्योंकि लॉजिकली सोचो Q4 के जो रिजल्ट थे बेसिकली वो 31 मार्च को एंड हो जाते हैं। इसका मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो वैसे भी 15-20 मार्च के अराउंड ही बंद किया गया था, तो पिछले क्वार्टर में इसका इतना एडवांटेज कंपनी को नहीं मिल पाया। लेकिन फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स Q1 FY27 स्टार्ट होता है, इसका मतलब नेक्स्ट क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आएंगे ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि जब शिपिंग के जो फ्रेट प्राइजेस हैं वो शार्पली इंक्रीज करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लो 50-80% तक इंक्रीज कर जाते हैं, कई बार डबल भी हो जाते हैं। अगर इतने डबल हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है कंपनी की इनकम डबल हो जाएगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। that is precise the reason why the company can actually do well going forward। देखो एक काम तो कंपनी का ये हो गया, दूसरी चीज़ पता है क्या करती है कंपनी इज ऑल्सो इन द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग शिप्स। अब देखो होता क्या है गाइस, शिप जो है ना बहुत एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, और उसके अंदर काफ़ी मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है, बहुत सारे खर्चे रहते हैं, और सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या होती है, कंपनी कौन सी सर्वाइव करती है और कौन सी कंपनी मेक्स अ लॉट ऑफ मनी इन शिपिंग, जो कि क्या करेंगी, जिनको ना मार्केट में शिपिंग साइकिल को टाइम करना आता हो। कहने का मतलब क्या, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हो क्या रहा है ना, मार्केट में एकदम से शिप्स की डिमांड बढ़ गई है। अब शिप की डिमांड बढ़ेगी तो न्यू शिप्स ऑब्वियसली उसकी डिमांड है मार्केट के अंदर, और पुरानी शिप्स की भी डिमांड बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि सोचो शिप बनाने में 1 से 3 साल लग जाते हैं, किसी भी इतनी बड़ी मैसिव शिप को अगर बनाना है तो। इसका मतलब अगर कभी भी एकदम से शिपिंग की डिमांड बढ़ती है, सप्लाई एकदम से नहीं बढ़ाई जा सकती, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग शिप्स जो हैं उन्हीं को ही खरीदना पड़ेगा। उस टाइम पे क्या होता है, जो पुरानी शिप्स हैं उनके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये कंपनी क्या करती है, जीई शिपिंग करती क्या है, ये ऐसे टाइम का वेट करती है जब मार्केट के अंदर ना शिप्स के प्राइसेस शार्पली इंक्रीज कर जाते हैं बिकॉज ऑफ डिमांड। अब सोचो इनके पास, मैंने आपको बताया था ना कि लेट्स सपोज 40-42 वेसल्स हैं इनके पास, इसमें से कुछ नई होंगी कुछ पुरानी होंगी। अब ये क्या करते हैं ना, जितनी पुरानी होने वाली होती है ना, या उनको लग रहा होता है ये गोइंग फॉरवर्ड 1-2 साल के अंदर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगने वाली है, वो क्या करते हैं ऐसे टाइप की शिप्स को, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑलरेडी सारी शिप्स के प्राइस बढ़े हुए हैं, तो होता क्या है, वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उस शिप को सेल कर देते हैं, और सेल करेंगे तो क्या होगा, दे विल मेक प्रॉफिट्स, क्योंकि उन्होंने जिस प्राइस पे उन्होंने खरीदी कब थी वो शिप्स, जब प्राइजेस थोड़े नॉर्मल थे, लेकिन अब क्योंकि प्राइजेस बहुत हाई लेवल पे चल रहे हैं तो अपनी पुरानी शिप्स को सेल कर देते हैं, एंड इन दैट वो क्या करते हैं, कैपिटल गेन को बुक करते हैं, अल्टीमेटली दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। दैट इज हाउ द कंपनी वर्क्स। अब देखो लॉजिकली एक बात सोचो गाइस, होता क्या है ना कि अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज्ड है, ठीक है, और अभी थोड़े टाइम और भी इस तरीके से चल सकता है, लेकिन वी नेवर नो, क्योंकि कब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज रहेगा, हो सकता है खुल जाए बहुत जल्दी,
कुछ भी हो सकता है। और इसी सेम चीज़ को ना मैनेजमेंट अपनी कॉन कॉल के अंदर भी सेम ही चीज़ बोली, क्योंकि मैनेजमेंट भी यही बोल रही है कि देखो हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि हमारी जो आने वाले साल के अंदर हमारी कंपनी कितना अर्न कर सकती है, बट हाँ जब तक ये डिसरप्शन चलती रहेगी वी विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड ऑल्सो जब अगर मान लो लेट सपोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर ओपन भी हो जाता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन हो गया तो होगा क्या, धीरे धीरे जो टन माइल डिमांड है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शिप्स के प्राइसेस थोड़े वापस से कम आने स्टार्ट होंगे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी कह रही है कि हम ना बेसिकली इनका एक और सेगमेंट है दैट इज कैपिटल एलोकेशन। कैपिटल एलोकेशन जो सेगमेंट है ना वो क्या करता है, ये कंपनी जो है ना ये थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के कैश लेकर बैठी हुई है। बेसिकली ये इसी टाइम का वेट करते हैं कि जब मार्केट में थिंग्स आर गोइंग टू गेट नॉर्मलाइज्ड, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये शिप बाय करना शुरू करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर शिप्स जो है ना सस्ती मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये वही वाली बात समझो, चलो एक लॉजिकली सोचो। लेट सपोज जैसे एक सिनारियो लेते हैं कि लेट सपोज कि अभी क्या हो रहा है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्लोज्ड है, ठीक है, और लेट सपोज वो कंटिन्यू रहता है 1 ईयर तक। अब हो क्या रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि मार्केट में शिप्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो शिप के प्राइस बहुत मैसिवली बढ़ेंगे। अगर मैसिवली बढ़ेंगे तो जितनी भी शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनका रिस्पॉन्स क्या होगा, दे विल स्टार्ट बिल्डिंग मोर शिप्स। वो ज़्यादा शिप्स बनाएंगे क्योंकि उनको पता है मार्केट में डिमांड है। वो शिप्स जितनी ज़्यादा बनाएंगे उतना क्या होगा, मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि एक कंपनी तो है नहीं, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज। और बहुत सारी कंपनीज जब एकदम से बहुत सारी सप्लाई मार्केट में 1-2 साल में लेकर आएंगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मे बी देयर इज अ चांस कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उतनी डिमांड ना रहे। अब उतनी डिमांड नहीं रहेगी तो नंबर ऑफ शिप्स विल बी मोर, ठीक है। और अगर शिप ज़्यादा हो जाएंगी और डिमांड इतनी नहीं होगी तो शिप्स के प्राइसेस बहुत जल्दी क्रैश कर जाएंगे। क्योंकि लॉजिकली सोचो यार, शिप्स जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब लोगों का बहुत कैपिटल जो है ना इसके अंदर यूज़ हो जाता है। तो वही कंपनीज इस ऐसे टाइम का एडवांटेज ले पाती हैं हु आर सिटिंग ऑन अ पाइल ऑफ कैश। क्योंकि अगर वो थोड़ा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप समझो जब सप्लाई बहुत बढ़ जाती है तो शिप के प्राइसेस कम हो जाएंगे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनीज लाइक जीई शिपिंग क्या करेगी, वो जाके शॉपिंग पे जाएगी, वो जाएगी शिप खरीदने के लिए। और वही शिप जो उसने अभी पुरानी शिप जो है वो महंगे में बेची थी बिकॉज ऑफ द टर्मोइल दैट इज देयर, बिकॉज ऑफ द डिसरप्टिव एनवायरनमेंट, वही शिप और वो नई शिप ले लेंगे, बेसिकली हाई टेक्नोलॉजी बेटर टेक्नोलॉजी वाली शिप को दे विल बाय एट अ मच बेटर प्राइस एंड अल्टीमेटली अपनी वेसल को फिर से इम्प्रूव करती जाएंगी। तो ये कंपनीज इसी तरीके से काम करती हैं कि जब डाउन साइकिल आती है तो शिप्स खरीद लेती हैं, अप साइकिल आती है तो पुरानी शिप्स को बेच देती हैं। एक तो इसके थ्रू दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। दूसरी चीज़ क्या करती है, वो शिप ऑपरेटर्स हैं तो वो शिप खुद भी ऑपरेट करते हैं, जिसके अंदर सारा उनका रिस्क खुद रहता है, सारा खर्चा खुद रहता है। और वो जितने भी लोग उनसे अपना प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करवाना चाहते हैं उनसे स्पॉट मार्केट में दे चार्ज, दैट इज़ अनदर थिंग। थर्ड थिंग इनका जो बिजनेस था वो क्या है, कई बार ये चार्टर वेसल्स भी करते हैं, बेसिकली लॉन्ग टर्म्स के लिए लोगों को दे देते हैं, बहुत सारी कंपनीज को दे देते हैं। अब उसके अंदर क्या, ये बेसिकली एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम है कि अगर मान लो कभी मार्केट डाउन भी चली जाएगी तो डोंट यू थिंक यही बिजनेस जो है वही उनको सपोर्ट भी करता है। तो दैट इज़ वाई कंपनीज क्या करती हैं, अपने आप को थोड़ा हेज भी करके चलती हैं, जिससे थोड़ी बहुत रेवेन्यू प्रेडिक्टेबिलिटी तो उनके पास आ सके और सारा का सारा फोकस स्पॉट पे ना हो जाए। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया जीई शिपिंग जो है वो सारा का सारा काम स्पॉट में 80% अराउंड स्पॉट में कर रही है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यही उसकी स्ट्रैटेजी जो है ना, इट इज़ वर्किंग इन इट्स एडवांटेज, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब 80% ऑफ द बिजनेस जो है वो स्पॉट पे चल रहा है और स्पॉट के प्राइजेस 50, 60, 80, 100% तक इंक्रीज कर गए, तो आप समझ लो इनका जो रेवेन्यूज है गोइंग फॉरवर्ड दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो गाइज ये सबसे बड़ी चीज़ है ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रही है। और गाइज देखो ये जो कंजेशन की जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ पैनामा के अंदर नहीं चल रही है, जितने भी मेजर सेंटर्स हैं जैसे सिंगापुर हो गया या रॉटरडैम हो गया या रशिया में हो गया या चाइना में शंघाई हो गया, इन सब के अंदर ना कंजेशन बहुत बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो ये जो प्रॉब्लम है ना एक्चुअली इट इज़ अ लॉट ऑफ कंपनीज, वही वाली बात होती है जब भी एक डिसरप्टिव एनवायरनमेंट आता है ना तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारी कंपनीज फेल भी हो जाती हैं। जो कंपनी जो है उस लेवल पर रेडी नहीं है वो क्या करेगी, वो फेल हो जाएगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन अ लॉट ऑफ कंपनीज हु आर सिटिंग विद अ पाइल ऑफ कैश और रादर उनके पास अच्छा खासा शिपिंग का वेसल्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेडी है, दे विल मेक अ टन ऑफ मनी एंड दैट इज वेयर कंपनीज लाइक जीई शिपिंग इज एक्चुअली प्लेस्ड अपॉन। लेकिन अगेन आई टेल यू वन थिंग, ये कंपनी जो है इसको होता क्या ना, एक और चीज़ भी है, इस कंपनी को ना बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है।
देखो एक ऑपरेटिंग लेवरेज जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, क्योंकि होता क्या है ना, इन जितनी भी शिपिंग कंपनीज हैं उनको क्या करना पड़ता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज ब्लॉक्ड इन बाइंग द वेसल्स, क्योंकि वेसल को खरीदना पड़ेगा, शिप को खरीदना पड़ेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप समझो, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कर दिया, आई मीन दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी। अब वो चाहे वो शिप यूज़ हो चाहे ना हो, उनका तो कॉस्टिंग आ चुकी है। अब हो क्या रहा है ना, जितनी ज़्यादा वो फिल हो पाएगी कैपेसिटी तक वो शिप, उससे उनको फ़ायदा होगा, और जितना फ्रेट रेट बढ़ेंगे उतना उनको फ़ायदा होगा, और जितने फ्रेट रेट बढ़ेंगे सीधे के सीधे जितना भी ग्रोथ इन रेवेन्यू होगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी कांस्टेंट है, मोर और लेस कांस्टेंट है, तो सारा का सारा प्रॉफिट कहाँ पर पास ऑन होगा, टू द प्रॉफिट मार्जिन्स, टू द पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ेंगे तो अर्निंग्स पर शेयर बढ़ेगा, अर्निंग्स पर शेयर बढ़ेगा तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा। दैट मीन्स जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं दे कैन मेक अ टन ऑफ मनी व्हेन द थिंग्स गो इन देयर फेवर। और सिक्लिकल कंपनीज में यही होता है, जब व्हेन थिंग्स आर गोइंग इन देयर फेवर दे मेक अ लॉट ऑफ मनी, बट व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी डिप्रेस भी हो जाते हैं। इसलिए इसके अंदर टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में कंपनी को कंसिस्टेंटली ट्रैक करना इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब गाइस मैं आपको यही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि होता क्या है ना, ये तो एक इंडस्ट्री है, आप देख ही रहे होगे, आई मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, और हर एक इंडस्ट्री के अंदर होता क्या है ना, देयर आर वेरी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग मैट्रिक्स जिनको हमें ना टारगेट करना पड़ता है, जिनको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और जब तक आपको वो मैट्रिक्स ढंग से नहीं समझ आते, तब तक आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर ना, आप कभी भी कॉन्फिडेंटली आप किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपको यही क्लैरिटी नहीं आएगी कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तब तक यू विल नेवर बी एबल टू रिसर्च ऑन इट और रादर वुड इन्वेस्ट ऑन इट। एंड दैट इज समथिंग दैट वी टीच इन आर इक्विटी रिसर्च बूट कैंप। हम जो इक्विटी रिसर्च का बूट कैम्प करवाते हैं गाइस, उसके अंदर हम 15 टू 20 सेक्टर्स के बारे में बहुत डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग देते हैं। तो अगर आपको इसके अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, तो आप इस बूट कैम्प को चेक कर सकते हो, जो कि इस वीडियो के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।